नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जेनजी आंदोलन की अग्नि में पूरी दुनिया ने नेपाल को जलते हुए देखा। संसद भवन से लेके मुल्क की सर्वोच्च अदालत जलकर खाक हो गई। कितनी जिंदगियां नेपाली युवाओं के इस खूनी संघर्ष में सुहा हो गई और रातों रात केपी ओली शर्मा का तख्ता पलट। अब जब सोचिए मुल्क की कमान अंतरिम पीएम सुशीला कार्की जी के हाथों में आई तो जलता नेपाल शांत होता हुआ दिखा। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है, या फिर यूं कहें कि प्रभु जगन्नाथ की चौखट पर चढ़ाई जाने वाली एक चीज ऐसी है जिसकी कमी के कारण नेपाल का अभी और जलना बाकी है। अब की बार क्या जगन्नाथ धाम के रास्ते नेपाल पर एक नई आफत आनी है? जगन्नाथपुरी को नेपालियों की तरफ से क्या चीज देना बंद हुआ जिस कारण नेपाल का हाल आज बेहाल है? और नेपाल के इन धधकते हालातों के पीछे प्रभु जगन्नाथ के सेवादारों के दावों में कितनी सच्चाई है? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जेनजी आंदोलन की आग में झुलसा नेपाल, सड़क से संसद तक जेनजी का तांडव। जलते नेपाल में राजा का महल अनटच क्यों? सत्ता का क्लाइमेक्स या एक नई आफत? जलते नेपाल के पीछे का कारण क्या? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के अगले दिन जैसे ही मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, ओली की इन दमनकारी नीतियों के आगे एक हफ्ते के अंदर अंदर नेपाली युवाओं के सब्र का बांध फट पड़ा और रातों रात जेनजी नाम का आंदोलन हिंसक हो गया। और इसी हिंसा में जहां सोचे होटल उद्योग को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो वहीं पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम पर करोड़ों रुपए जलकर खाक हो गए। और इसी जेनजी प्रदर्शन में 70 जिंदगियां मौत के घाट भी उतर गई। और अब जब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की जी शपथ ले चुकी हैं तो उम्मीद है कि हिंसा की चिंगारी में भड़का नेपाल शांत हो पाएगा। लेकिन हैरानी इस बात की कि इस जेनजी आंदोलन में सोचिए कि संसद और सुप्रीम कोर्ट सब जल गए लेकिन राजा के महल को एक खरोच तक नहीं आई। यानी कि आंदोलन की चिंगारी महल तक कोसों मील दूर रही। और इसके पीछे का कारण है प्रदर्शनकारियों को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जी का समर्थन। कुछ जेनजी नेपाल में मौजूदा लोकतंत्र की अराजकता से राजशाही को बेहतर समझते हैं और शायद यही कारण है कि प्रदर्शनकारियों ने राजा के महल को आग के हवाले नहीं किया और जिस कारण अंतरिम पीएम सुशीला कार्की की मौजूदगी में अभी भी राजशाही वापसी की मांग उठ रही है। मुल्क के भ्रष्ट सिस्टम और बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त मुल्क के नेपाली युवा लोकतंत्र की बजाय राजशाही की डिमांड बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। और इन सब के बीच नेपाल के संदर्भ में जगन्नाथ धाम के सेवादारों के दावे पूरी दुनिया को अचंभित कर रहे हैं। नेपाल का जगन्नाथपुरी धाम से कनेक्शन क्या है, आइए मैं आपको पहले वो समझाती हूँ। नेपाल ने क्या चीज देना किया बंद? क्या तभी आया संकट? पूरी सेवादारों का बड़ा खुलासा। जगन्नाथ धाम के रास्ते आफत में नेपाल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी वाला रिश्ता अगर सदियों पुराना है तो वहीं दोनों मुल्कों के बीच की धार्मिक समानताएं आज भी कायम है। और जिसके चलते नेपाली राजा सोचिए यूपी में भगवान गोरखनाथ को जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है वो जो परंपरा है वो अभी तक नेपाली राजा द्वारा ही की जा रही है। और इसी तर्ज पर नेपाल पुरी का भी एक अनोखा रिश्ता है। दरअसल जो चीज नेपाल पुरी को आपस में जोड़ती है उसका नाम है कस्तूरी। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर कस्तूरी मृग की गुदा क्षेत्र की ग्रंथि से प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल इत्र में, धार्मिक अनुष्ठानों में और पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। और जो कि देखिए ये दुनिया की सबसे महंगी पशु उत्पादों में से एक है जिस कारण इसकी कीमत भी काफी महंगी है। यही कस्तूरी नेपाली राजवंश द्वारा जगन्नाथ धाम को भेजा जाता है ताकि इसका इस्तेमाल मंदिर की दैनिक और खास अनुष्ठानों में किया जा सके। और सेवादारों ने बकायदा ये बात बताई कि कस्तूरी का इस्तेमाल लकड़ी से बनी मूर्तियों को कीड़ों से बचाने और भगवान जगन्नाथ के चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में हमेशा से होता आया है। अब उनका ये कहना है कस्तूरी कैलाश क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास पाए जाने वाले कस्तूरी मृग से मिलती है। पहले नेपाल के राजा इसे नियमित रूप से पुरी भेजते थे क्योंकि उनके और जगन्नाथ मंदिर के बीच गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। नेपाल के राजाओं को पुरी आने पर रत्न सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का विशेष अधिकार मिलता था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में वन्य जीव संरक्षण कानून के कारण नेपाल ने कस्तूरी की आपूर्ति बंद कर दी।
इससे मंदिर के अनुष्ठान प्रभावित हुए हैं। तो मंदिर के सेवादारों का ये साफ कहना है कि प्राकृतिक कस्तूरी न मिलने के चलते मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों के साथ साथ बनक लागी नाम का एक गुप्त अनुष्ठान भी अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। दावा ये कर रहे हैं कि इससे भारत नेपाल के रिश्ते भी कमजोर हुए हैं और नेपाल को पहले प्राकृतिक मार झेलनी पड़ी। भूकंप ने पूरे नेपाल में तबाही मचाई, फिर जेन ज़ी आंदोलन का बवाल। तो मंदिर के सेवादारों के इन दावों से ये साफ है कि कस्तूरी ना देने की वजह से नेपाल पर इतना बड़ा संकट आया और अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो एक नई आफत में नेपाल फिर से दिखेगा। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है? मंदिर के सेवादारों के इन दावों में आपको कितनी सत्यता नजर आती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।